So hello students, I hope you all are doing good. My name is Vineet and I welcome all of you on the YouTube channel. So आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर 2 हिस्ट्री का किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लास्ट में लाइक करना अगर तुम्हें पसंद आया तो, ठीक है। और पसंद आया तो कमेंट भी मार देना और ज़्यादा पसंद आया तो शेयर कर देना, ठीक है, क्योंकि तुम में से बहुत सारे लोग शेयर नहीं करते, ठीक है, फिर वो दिक्कत दिल को लगता है फिर, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर हमने पढ़ा था इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड का था तो 2600 से 1800 BC का, ठीक है, याद रखना, ठीक है। अब हम पढ़ लेंगे अर्ली स्टेट्स एंड इकोनॉमीज, ठीक है। अब उसका डिक्लाइन हुआ हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन का, ठीक है। कोई एग्जैक्ट हमें एक बात याद रखना, कोई एग्जैक्ट हमें ये नहीं पता है कैसे डिक्लाइन हुआ इसका, ठीक है। तो आईवीसी का डिक्लाइन इज जस्ट अ थ्योरी जो कि हिस्टोरियंस देते हैं, उसके बारे में हमें कंफर्म नहीं पता, ठीक है। तो आओ जरा अब हम पढ़ेंगे कि इसके डिक्लाइन के बाद क्या हुआ। तो लिखा है देयर वर सेवरल डेवलपमेंट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट ड्यूरिंग द लॉन्ग स्पैन ऑफ 1500 ईयर्स फॉलोइंग द एंड ऑफ अ हड़प्पन सिविलाइजेशन। देखो, अब किसी भी चीज का डिक्लाइन होता है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि सारे लोग मर जाएंगे, हाँ, कुछ लोग बचेंगे। तो देयर वर सेवरल डेवलपमेंट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट ड्यूरिंग द लॉन्ग स्पैन ऑफ 1500 ईयर्स फॉलोइंग द एंड ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के एंड होने के 1500 साल बाद क्या होता है कि बहुत सारे नए नए छोटे छोटे सिविलाइजेशंस का निर्माण होता है, ठीक है। बहुत सारे डेवलपमेंट्स होते हैं, ठीक है। यही वो टाइम था जिस टाइम पे ऋग्वेदा लिखा गया था। तो दिस वाज आल्सो द टाइम ड्यूरिंग द ऋग्वेदा वाज कंपोज्ड बाय पीपल लिविंग अलोंग द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। तो इंडस नदी और उसके ट्रिब्यूटरीज पे जो जो लोग रहते थे उनको द्वारा ऋग्वेद लिखी गई थी। इस टाइम पीरियड को बोलते हैं वैदिक एज, ठीक है। वैदिक एज का टाइम पीरियड है 1500 से लेकर 600 BC तक, ठीक है, 600 BC तक, याद रखना। एग्रीकल्चर सेटलमेंट्स इमर्ज इन मेनी पार्ट्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट इंक्लूडिंग नॉर्थ इंडिया, द दक्कन प्लेट्यू एंड पार्ट्स ऑफ कर्नाटका, ठीक है। तो अपना उस टाइम पे एग्रीकल्चर भी चालू हो गया था, ठीक है। एग्रीकल्चर सेटलमेंट्स इमर्ज इन मेनी पार्ट्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। जो सेटलमेंट्स थे दे वर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। तो कौन कौन से एरिया में थे? तो नॉर्थ इंडिया का एरिया हो गया, दक्कन का एरिया हो गया। तो अगर मैं दक्कन का एरिया बताऊं तो ये इंडिया का मैप है, तो ये वाला एरिया है दक्कन वाला, ठीक है। तो दक्कन वाले पार्ट में, ठीक है, पार्ट्स ऑफ कर्नाटका, यहाँ पर एग्रीकल्चर सेटलमेंट्स था, ठीक है, वहां पे एग्रीकल्चर की शुरुआत होने लगी। बिसाइड्स देयर इज एविडेंस ऑफ पास्टरल पॉपुलेशन इन द दक्कन एंड फर्दर साउथ। तो यहाँ पे पास्टरल पॉपुलेशन थी, पास्टरल पॉपुलेशन की भी हमें एविडेंस मिलता है, कहाँ पे? साउथ में और डेक्कन में, ठीक है। न्यू मोड्स ऑफ डिस्पोजल ऑफ द डेथ इंक्लूडिंग द मेकिंग ऑफ एलोबरेट स्टोन स्ट्रक्चर नोन एज मेगालिथ्स इमर्ज्ड इन द सेंट्रल एंड साउथ इंडिया फ्रॉम द फर्स्ट मिलेनियम BC। तो इसी टाइम में, ठीक है, फर्स्ट मिलेनियम BC में 1000 BC में हमें लोगों को बरी करने के नए नए तरीके दिखाई देते हैं, ठीक है, न्यू वेज टू बरी डेड, ठीक है। अब ये क्या है? तो इसमें बड़े बड़े पत्थरों को, ठीक है, सुरंग के ऊपर रख दिया जाता था, फिर आपसे उससे आपके लिए वो कब्र बनाया जाता था, ठीक है। तो बेसिकली इट वाज प्रोमिनेंट इन साउथ इंडिया एंड देन लेटर ऑन सेंट्रल इंडिया, है ना। इन मैनी केसेस डेड वर बरीड विद अ रिच रेंज ऑफ आयरन टूल्स एंड वेपन्स। बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता है कि लोग जब मर जाते थे, ठीक है, जब लोग मर जाते थे, मेगालिथ की बात कर रहा हूँ, तो मरने के बाद लोगों का जो बरियल होता था उसके अंदर हमें क्या मिला है? आयरन के ऑर्नामेंट्स मिले हैं, वेपन्स मिले हैं, है ना।
फिर उसके बाद 1500 के बाद 6th सेंचुरी BC में देयर इज एविडेंस दैट देयर वर अदर ट्रेंड्स एज वेल। 6th सेंचुरी में हमें देखने को मिलता है कि हमें और नई नई चीज़ें बाहर निकल के आ रही हैं, ठीक है। और 6th सेंचुरी वो टाइम पीरियड है जब हमें दिखता है महाजनपदों का निर्माण, किंगडम्स का निर्माण। एविडेंस दैट देयर वर अदर ट्रेंड्स एज वेल, परहैप्स द मोस्ट विजिबल वाज द इमर्जेंस ऑफ द अर्ली स्टेट्स, एम्पायर्स एंड किंगडम्स। हमें इसी टाइम पर दिखता है अर्ली स्टेट्स का इमर्जेंस, एम्पायर्स और किंगडम्स का इमर्जेंस। Underlying these political processes were other changes evident in the ways in which the agriculture production was organized। इसके साथ साथ इस पॉलिटिकल प्रोसेस को साथ साथ हमें और भी चेंजेस दिखते हैं। एग्रीकल्चर के मतलब खेती करने का नया तरीका दिख रहा है हमको, ठीक है। अब हम पैडी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। अब ये पैडी क्या है हम बाद में बताएंगे, टेंशन ना लो, ठीक है। पैडी वाले मतलब जो मोड ऑफ एग्रीकल्चर है इसका यूज कर रहे हैं, ठीक है। साइमल्टेनियसली न्यू टाउन्स अपीयर्ड मोस्ट थ्रू आउट द सब कॉन्टिनेंट, और इसी के साथ साथ नए टाउन्स का भी निर्माण होता है पूरे सब कॉन्टिनेंट में। हिस्टोरियंस अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड दीज डेवलपमेंट्स बाय ड्राइंग ऑन अ रेंज ऑफ सोर्सेज। अब हिस्टोरियंस है, आर्कियोलॉजिस्ट है, अब उन्होंने ये सब देखने के बाद, ठीक है, इन सब जो रिसोर्सेज मिले हैं, इंस्क्रिप्शन, टेक्स्ट हो गया, कॉइन हो गया, विजुअल मटेरियल हो गया, इसको देखकर हिस्ट्री का अनुमान लगाया, ठीक है। तो इंस्क्रिप्शन मिला है आर्कियोलॉजिस्ट को, टेक्स्ट मिला है, कॉइन्स मिला है, विजुअल मटेरियल मिला है। एज वी विल सी दिस इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। यू विल ऑल्सो नोटिस दैट दीज सोर्सेज डू नॉट टेल द एंटायर स्टोरी। लेकिन हम इससे पूरी कहानी नहीं बता सकते हैं, पूरी कहानी तो नहीं बता सकते यार। वी कैन जस्ट प्रिडिक्ट, है ना, कि भैया ऐसा ऐसा हुआ होगा। तो हमारा पहली हेडिंग, इससे पहले जो था ये वाला वो इंट्रोडक्शन था कि भैया देखो ऐसी ऐसी बात है, ये चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं पूरे चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो ये जो भी है ये सब ये क्या है, इंट्रोडक्शन। अब लिखा है प्रिंसिप एंड पियदसी। Some of the most momentous developments in Indian epigraphy took place in the 1830s. This was when the James Prinsep, an officer in the Mint of the East India Company, deciphered Brahmi and Kharosti, two scripts used in the earliest inscriptions and coins. तो बात है 1830 की, 37 की है वैसे तो, 1837 एग्जैक्ट टाइम भी बता दिया मैंने तुम लोगों को, ठीक है। तो क्या होता है, ये एक व्यक्ति आता है जिसका नाम होता है जेम्स प्रिंसेप, ठीक है। बेसिकली ये मिंट होता है जो सिक्के बनाते हैं, ठीक है। तो उनके साथ आया था, सिक्के बनाने वाली जो कंपनी थी, एक टोली होती है ना, ग्रुप, उनके साथ ये भी आए थे। अब ये भाई साहब ने, जिनका नाम है जेम्स प्रिंसेप, इन्होंने एक नई खोज की इंडियन हिस्ट्री में। तो इन्होंने दो लैंग्वेज, ठीक है। अब वो दो लैंग्वेज कौन कौन सी हैं, तो दो लैंग्वेज है, एक तो ब्राह्मी, एक है खरोस्ती, ठीक है। तो ब्राह्मी और खरोस्ती जो दो लैंग्वेज है उनको डेसिफर किया, उनको डीकोड किया, ठीक है। तो इन दोनों लैंग्वेजेस को इन्होंने बताया कि भैया इस लैंग्वेज में ये लिखा हुआ है, फलाना ढिमकाना लिखा हुआ है, ठीक है। और ये मैंने तुमको बता के दे दिया, ठीक है। तो दो स्क्रिप्ट, ब्राह्मी और खरोस्ती दो स्क्रिप्ट होती है अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन में, और कॉइन्स में इन भाषाओं का प्रयोग होता था, ठीक है। तो इन्होंने इनको डीकोड कर दिया, डेसिफर कर दिया, ठीक है। इन्होंने कहा कि भैया लो, मैंने डेसिफर करके दे दिया। He found that most of these mentioned a king referred as a पियदसी। इनने देखा कि जितने भी इंस्क्रिप्शन है, ठीक है, जितने भी इंस्क्रिप्शन है वो एक व्यक्ति को दर्शा रहे हैं, एक राजा को दर्शा रहे हैं, ठीक है। और उस राजा ने खुद को क्या बोला है, उस राजा ने खुद को बोला है पियदसी, ठीक है। क्या बोला है कि भैया मैं हूं पियदसी। अब यही वो शख्स है, ठीक है। अब पियदसी का मतलब होता है प्लीजेंट टू बी होल्ड,
ठीक है, मतलब कि भगवान के प्रिय, ठीक है। ऐसे व्यक्ति जिनको हम अपने दिल में बसाना चाहें वो होते हैं पियादसी। देयर वर अ फ्यू इंस्क्रिप्शन विच ऑल्सो रेफर टू अ किंग एज अशोका। भाई कुछ और भी हमारे पास इंस्क्रिप्शन मिले जिसमें एक राजा का नाम रखा गया, उस राजा का नाम था अशोक, ठीक है। तो क्या हुआ, अब यहाँ तक कि वन ऑफ द मोस्ट फेमस रूलर्स नोन फ्रॉम द बुद्धिस्ट टेक्स्ट, बुद्धिस्ट टेक्स्ट से पता चलता है कि ये बहुत ज़्यादा महान और बहुत ज़्यादा फेमस है। इनकी फेम और ग्लोरी की कहानियाँ बहुत बड़ी बड़ी है, आगे पढ़ेंगे चैप्टर में। तो अब यहाँ तक की कहानी क्या हुई, यहाँ तक की तो 1837 में, ठीक है, हमारी एपिग्राफी में, अब एपिग्राफी क्या होता है, तो भैया स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज नोन एज एपिग्राफी, ठीक है। तो 1837 में जेम्स प्रिंसेप नाम का एक ऑफिसर आता है। कौन आता है, तो भाई जेम्स प्रिंसेप। कौन आता है, जेम्स प्रिंसेप। और ये व्यक्ति जो है ये मिंट कंपनी के साथ, मिंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ये सिक्के विक्के में बात करता था, मतलब सिक्कों का निर्माण इनके अंडर में होता था, ठीक है। अब इन भाई साहब ने 2 स्क्रिप्ट, कौन कौन सी, तो ब्राह्मी और खारोस्ती, इनको डेसिफर किया। क्या किया, ठीक है। इन दोनों को जो लैंग्वेज है, इनको एक इंस्क्रिप्शन के, मतलब एक इंस्क्रिप्शन था उसमें इन दोनों लैंग्वेज का यूज था, इन्होंने डेसिफर किया। अब इंस्क्रिप्शन में देखते हैं तो वहां पे एक राजा का नाम लिखता है जिसको अपने आप को पियादसी बोल रखा है कि भैया मैं तो पियादसी हूं। लो जी, अब ये पियादसी तो पता चल गया कि भैया एक राजा है जिसने खुद को पियादसी बोला है। फिर और हमें इंस्क्रिप्शन मिले उसमें पता चलता है कि एक अशोका नाम का ही व्यक्ति है। तो भैया जेम्स प्रिंसेप ने बोला कि ये जो पियादसी है वही है अपना अशोक, ठीक है। फिर क्या होता है, फिर क्या होता है कि ये अशोक है, ठीक है। बुद्धिस्ट टेक्स्ट में देखा जाता है तो पता चलता है कि यार ये जो अशोक है ये तो बहुत ज़्यादा ही मतलब फेमस रूलर है, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध रूलर है, ठीक है। तो ये हमने अभी तक पढ़ा है ना कि भाई 1837 में ऐसी ऐसी बात है, एक व्यक्ति आता है जिसका नाम होता है जेम्स प्रिंसेप और उसने 2 स्क्रिप्ट को, अब ये स्क्रिप्ट क्या होते हैं, तो यार एक होती है लैंग्वेज, एक होती है स्क्रिप्ट। जो तुम बोलते हो उसे लैंग्वेज बोलते हैं, और जिस भाषा में तुम लिखते हो, ठीक है, जिस स्क्रिप्ट में तुम लिखते हो उसे स्क्रिप्ट बोलते हैं, जिस तरीके से तुम लिखते हो। जैसे हिंदी में बोलते हैं हम लोग हिंदी हैं, लेकिन उसकी स्क्रिप्ट क्या है, तो देवनागरी है ना, तो इसे बोलते हैं स्क्रिप्ट, ठीक है। तो दे गेव अ न्यू डायरेक्शन to investigation into early Indian political history as European and Indian scholars used inscription and text composed in a variety of languages to reconstruct the lineages of a major dynasties that had ruled to the subcontinent. अब historians हैं, वो हिस्ट्री का अनुमान कैसे लगाएंगे, मतलब अगर मैं एक हिस्टोरियन हूँ तो मेरे को हिस्ट्री कैसे पता चलेगा, मेरे को अगर इन्वेस्टिगेशन करना है तो मैं सीधे इंस्क्रिप्शन और टेक्स्ट देखूंगा, ठीक है, जिसमें इनको कंपोज किया है, जो भी इंस्क्रिप्शन है तो मैं उस इंस्क्रिप्शन के टेक्स्ट देखूंगा, ठीक है। उसमें अलग अलग लैंग्वेजेस का इस्तेमाल होगा और मैं उससे क्या करूंगा, हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करूंगा। मैं क्या करूंगा कि भैया पता लगाओ कि ये जो राजा हैं ये किस डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, इनके पिताजी कौन है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इंस्क्रिप्शन से और टेक्स्ट से ही ज़्यादातर अपनी हिस्ट्री को रिकवर करते हैं, ठीक है। एज अ रिजल्ट द ब्रॉड कॉन्टोर्स ऑफ पॉलिटिकल हिस्ट्री वन प्लेस बाय अर्ली डिकेड्स ऑफ द 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी के अर्ली पीरियड में बहुत सारे
पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में पता चला, ठीक है। सब्सिक्वेंटली scholars began to shift their focus to the context of a political history, investigating whether there was connection between political changes and economic and social developments. It was soon realized that while there were links, these were not always simple or direct. ठीक है, तो स्कॉलर्स ने चालू किया। अब क्या चालू किया भाई साहब, ये जो पॉलिटिकल थ्योरी है, ठीक है, बाद में स्कॉलर्स ने खोजना चालू किया, अपने जो बुद्धि है, ठीक है, उसको शिफ्ट किया पॉलिटिकल हिस्ट्री को इन्वेस्टिगेट करने में, ठीक है, कि क्या भैया जो पॉलिटिकल बदलाव है और जो इकोनॉमिक और सोशल बदलाव है उनमें कोई कनेक्शन है कि नहीं, ठीक है। उनको फिर दिखाई देता है कि अगर इनके बीच में लिंक है, इनके बीच में लिंक था, तो इनका जो लिंक था वो हमेशा सिंपल और डायरेक्ट नहीं था। सबसे पहले ये समझो, इट वॉज सून रियलाइज दैट वाइल देयर वर लिंक्स थे तो दीज वर नॉट ऑलवेज सिंपल और डायरेक्ट, और जो लिंक्स लेकिन ये डायरेक्ट और एकदम साधारण नहीं थे, ठीक है। अब पढ़ेंगे द अर्लिएस्ट स्टेट। तो सबसे पहले याद रखो, ये महाजनपदा से पहले आप एक टर्म याद रखो, जना, फिर जनपदा, फिर महाजनपदा। अब इनके बीच में डिफरेंस क्या है सर? देखो, जन का मतलब होती है जनता, ठीक है, जहां पे जनता के पद पड़ गए वो हो गया जनपद, ठीक है। जहां पर ये जनपद बहुत सारे अलग अलग जनपदों को कॉन्कर करने लग जाए, जीतने लग जाए, तो बन जाता है महाजनपद। फिर से समझो, जना मतलब होता है एक सिंगल इंडिविजुअल, ठीक है, जना मतलब होती है, सॉरी सिंगल इंडिविजुअल बोल रहा हूँ, जनता, जना मतलब होती है जनता, पब्लिक, ठीक है। फिर वो छोटे छोटे क्लैन बनाएंगे तो हो जाएंगे जनपदा। फिर वो क्लैन दूसरे क्लैन पे अटैक करेंगे, फिर विनर चिकन डिनर होगा, विनर चिकन डिनर होने के बाद वो दूसरे क्लैन को जीत लेंगे। फिर ऐसे जीतने के बाद वो अपना किंगडम सेटल करेंगे और उस किंगडम को बोलेंगे महाजनपदा। मतलब बड़े बड़े जनपद, ठीक है, उनको बोला जाएगा महाजनपदा, ठीक है। आई होप आई क्लियर्ड योर माइंड, सॉरी आई हैव क्लियर्ड योर माइंड। अब देखते हैं मगध के बारे में, ठीक है। तो बिफोर गोइंग टू द टॉपिक मगध, मैं कुछ चीजें आपको क्लियर करना चाहूंगा। सबसे पहला कि टोटल कितने महाजनपदा थे? 16, ठीक है। फिर उनको आपस में लड़ाई होती है तो बचती है 4। फिर उन 4 में एक बचता है जिसका नाम है, जो कि विनर होता है इन सबका, लीडर, जिसको बोलते हैं सबसे ताकतवर वी कैन से, सबसे ताकतवर जो होगा वो बचेगा लास्ट में। तो इनिशियली 16 महाजनपद थे, देन उन्होंने आपस में भिड़ंत की, भिड़ंत करने के बाद क्या बचा? 4 महाजनपद बचे। फिर उसके बाद वो 4 आपस में लड़े, उनमें से एक बचता है। अब पढ़ते हैं अर्लिएस्ट स्टेट, ठीक है। तो 16 महाजनपदास, 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ रहे हैं। The 6th century BC is often regarded as a major turning point in early Indian history. It is an era associated with early states, cities, the growing use of iron, development of coinage, etc. It also witnessed the growth of diverse systems of thought, including Buddhism and Jainism. Early Buddhist and Jaina texts mention amongst other things 16 states known as महाजनपदास, ठीक है। तो यहाँ तक की कहानी क्या है? 6th सेंचुरी BC में देखो बहुत सारे बदलाव आते हैं, ठीक है। अर्ली स्टेट्स का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। आयरन का यूज बढ़ जाता है, कॉइनेज का यूज होने लगता है, डेवलपमेंट ऑफ कॉइनेज, ठीक है। आपको उसी टाइम में देखेगा तो बुद्धिज्म, ठीक है, और जैनिज्म
जो आइडियोलॉजी है उसका भी इमर्जेंस इसी टाइम पीरियड में होता है। ठीक है, तो बुद्धा और महावीरा भी 6th सेंचुरी BCE में आते हैं। ठीक है, और इसके बारे में हम चैप्टर 4 में भी विल डिस्कस इन डिटेल, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और हमें ये जो 16 महाजनपद है इसके बारे में कहाँ से पता चलता है, तो इसके बारे में हमें पता चलता है बुद्धिस्ट लिटरेचर से। ठीक है, बुद्धिस्ट या फिर जैन टेक्स्ट है, सॉरी जैन टेक्स्ट और जो बुद्धिज्म के जो टेक्स्ट है उसके अंदर से हमें पता चलता है क्या, ये महाजनपद के बारे में। ठीक है, तो ये महाजनपद के बारे में कहाँ से पता चलता है, बुद्धिस्ट और जैन के बारे में। ठीक है, ऑल्दो द लिस्ट वेरी, सम नेम्स सच एज वाजी, मगध, कोशाल, कुरु, पांचाल, गांधार, अवंती अकर फ्रीक्वेंटली। देखो कुछ नाम हैं। ठीक है, देखो वैसे तो 16 महाजनपद थे, लेकिन जो मेन प्रोमिनेंट नेम्स थे जिनको अक्सर इन टेक्स्ट में लिया गया है वो है वाजी, मगध, कोशाल, कुरु, पांचाल, गांधार और अवंती। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट महाजनपद थी। ठीक है, इन द 6th सेंचुरी BCE। ठीक है, तो 6th सेंचुरी BCE में ये जो वाजी, मगध, कुरु, पांचाल, गांधार, अवंती, कोशाल, ये सारे बहुत ज़्यादा ही प्रोमिनेंट या बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट क्या महाजनपद थे। देखो बहुत सारे जो महाजनपद थे, while most महाजनपदास were ruled by kings, some as ganas or sanghas were oligarchies, where power was shared by a number of men, often collectively called rajas। देखो हमें पता है कि भैया महाजनपद थी। ठीक है, महाजनपद में एक सिंगल ओनर होगा, सिंगल किंग होगा। ठीक है, वहीं पे हमें दिखता है क्या कि कुछ गण और संघ, जिसमें जो राजा था, ठीक है, वो एक नहीं था, एक राजा नहीं था। देयर वर मल्टीपल किंग्स। ठीक है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। ठीक है, और वो कलेक्टिवली वर्क करते थे। ठीक है, मतलब एक काउंसिल होता था राजाओं का, वीकेंड से। ठीक है, तो उन्हें बोला जाता था ओलिगार्कीज। यहाँ पे जो सिस्टम था वो ओलिगार्की था। ओलिगार्की मतलब एक से ज्यादा राजा होना, उसको बोलते हैं ओलिगार्की। ठीक है, गण और संघ जो थे वो ओलिगार्की थे। ठीक है, बोथ महावीरा और जो बुद्धा थे इसी गणा से बिलोंग करते थे। ठीक है, तो बुद्धा तो शक्य गणा से, शक्य डायनेस्टी से थे, और महावीरा थे जनात्रिका डायनेस्टी से। ठीक है, फिर इनके मदर फादर भी, इनके ये दोनों ही क्षत्रिय किंग थे, वो प्रिंस थे। ठीक है, अब इनके बारे में डिटेल में बताऊंगा तो पूरा चैप्टर इसी में हो जाएगा। सो वी जस्ट देखते हैं कि क्या है चैप्टर के अंदर। In some instances, as in the case of Vaji Sangha, Rajas probably controlled resources such as land collectively. Although their histories are often difficult to reconstruct due to the lack of sources, some of these states lasted for nearly 1,000 years. देखो वाजी संघा में हमें दिखता है, वाजी संघा में हमें दिखता है कि जो राजा है उसका कंट्रोल था लैंड के ऊपर, जमीन के ऊपर राजा का अधिकार था। वाजी संघ में हमें ये दिखता है। ठीक है, हालांकि हमें इसकी हिस्ट्री जो है उसको मतलब फिर से पता करने में बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि इनके लिए जो इनको रिस्टोर करने के लिए इनकी जो हिस्ट्री है उसको फिर से जानने के लिए जो हमारे पास रिसोर्सेज है वो बहुत ज़्यादा कम। ठीक है, लेकिन इनमें से कुछ स्टेट्स है, कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो बहुत मतलब थाउजेंड ऑफ ईयर्स के लिए क्या, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के लिए मतलब ऐसे बोल सकते बचे रहे। ठीक है, मतलब देवर पावरफुल, इसलिए ये हजारों साल तक चले कुछ स्टेट्स। ठीक है, उनका टाइम पीरियड। ठीक है, अब देखो जनपदा क्या है। ठीक है, तो टाइम पीरियड 1000 साल से ऊपर तक था। अब जनपदा क्या है, मीन्स द लैंड वेयर अ जना सेट इट्स फुट और सेटल्स। ठीक है, जना मतलब मैंने होता है जनता, लोग, या फिर कोई क्लैन हो गया, कोई ट्राइब हो गया, आदिवासी ट्राइब हो गया,
वो रहने लगी, उसको बोला जाता है जनपदा। ठीक है, ये एक प्राकृतिक और संस्कृत का वर्ड है। ठीक है, ये एक वर्ड है जो कि प्राकृतिक लैंग्वेज, प्राकृतिक बोल रहा हूँ, प्राकृत लैंग्वेज का है। ठीक है, ईच महाजनपदा हैड अ कैपिटल सिटी विच वाज फोर्टिफाइड। देखो, अब महाजनपद है, कोई भी सिटी है, अगर तुम अभी की ले लो, कंटेम्परेरी की ले लिया, तो एवरी सिटी हैज इट्स ओन कैपिटल। ठीक है, अगर मैं बिहार में चले जाऊं तो पटना है, उत्तर प्रदेश में चले हो तो लखनऊ है उसका कैपिटल। ठीक है, तो महाजनपदों में भी अपनी अपना कैपिटल था, लेकिन दिक्कत ये था जैसे कि महाजनपद के जो कैपिटल थे वो ऑफनली अक्सर वो देखा जाता था कि उनके आसपास फोर्टिफिकेशन है, भैया दीवार खड़ी कर रखी है, क्योंकि ये राजधानी है। क्या है? राजधानी। ठीक है, maintaining these fortified cities as well as providing for incipient armies and bureaucracies required resources। अब इनको मेंटेन करने के लिए, जो फोर्टिफिकेशन है सिटीज के मेंटेन करने के लिए, इनके पास छोटी छोटी आर्मी हुआ करती थी। ठीक है, यहीं से देखेंगे हम बिगिनिंग ऑफ आर्मीज, आर्मी का बिगिनिंग होगा। ठीक है, और जितने भी ब्यूरोक्रेसी है, नौकरशाही है, उनको रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती थी। 6th सेंचुरी से, बाय 6th सेंचुरी, सॉरी, तो बाय 6th सेंचुरी, बाय 6th सेंचुरी BCE ऑनवर्ड्स, ब्राह्मण्स ने, ठीक है, संस्कृत टेक्स्ट का निर्माण करना चालू किया जिसका नाम है धर्मसूत्रास। और व्हाट आर धर्मसूत्रास? सो दे आर नथिंग बेसिकली नॉर्म्स, नॉर्म्स या फिर बोलो तो नियम। अब ये नियम क्या है? तो ये वो नियम है जिस पे राजा को काम करना है, जिसके बेस पे राजा को अपना साम्राज्य चलाना है। ठीक है, दिस लेड डाउन नॉर्म्स फॉर रूलर्स, ठीक है, हु वर आइडली एक्सपेक्टेड टू बी क्षत्रिय। रूलर्स वर एडवाइज्ड टू कलेक्ट टैक्सेस एंड ट्रिब्यूट फ्रॉम कल्टिवेटर्स, ट्रेडर्स एंड आर्टिसंस। ठीक है, तो धर्मसूत्र में लिखा है, एडवाइस किया जाता था धर्मसूत्र के हिसाब से कि भाई आपको टैक्स कलेक्ट करना है। ठीक है, किसानों से, ट्रेडर से और आर्टिशियन से ट्रिब्यूट लेना है। ठीक है, ट्रिब्यूट मतलब जो भी वो ला के दे दे कि भैया राजा आज हमने इतना ही हमारा फसल हुआ है, दिस अमाउंट ऑफ एग्रीकल्चर, दिस अमाउंट ऑफ क्रॉप वी हैव ग्रोन दिस ईयर एंड दिस इज योर पार्ट ऑफ, ठीक है, दिस इज योर पार्ट ऑफ क्रॉप जो हम आपको ट्रिब्यूट के तौर पे देना चाहते हैं। ठीक है, वर रिसोर्सेज ऑल्सो प्रोकर्ड फ्रॉम पास्टरलिज्म, ठीक है, एंड फॉरेस्ट पीपल्स। हाँ, क्या जो रिसोर्सेज है उनको पास्टोरलिस्ट और जो फॉरेस्ट के लोग थे उनसे खरीदा जाता था। वी डू नॉट रियली नो विच काइंड ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, तो रिसोर्सेज कुछ भी हो सकते थे, कुछ भी हो सकते हैं, क्या जमीन हो गया या फिर एनी रिसोर्स, वाटर सप्लाई हो गया, कोई भी रिसोर्स है वो क्या हम खरीदते थे पास्टरलिस्ट से या फॉरेस्ट पीपल से, तो हमें एक्चुअली पता नहीं है। What we do know is that raids of neighboring states were recognized as legitimate means of acquiring wealth। अब किसी को अपना किंगडम को एक्सपेंड करना है, अब इसका ये किंगडम है, ये दिस एंटायर रीजन इज किंगडम ऑफ किंग एक्स। अब वो इस किंगडम को बढ़ाना चाहता है, ही वांट टू एक्सपेंड हिज किंगडम। ठीक है, सो व्हाट ही वुड डू, ही वुड अटैक और रेड ऑन सम अदर किंग, and what he'll just grab or he'll just acquire his whole territory, and what he got in the end is the territory of Mr. Y king। ठीक है, Mr. Y is the king of some another kingdom। ठीक है, and what Mr. X is doing, he is invading in his territory, and what did he get in the last is Mr. Y's kingdom। ठीक है, तो मिस्टर वाई के किंगडम इनको लास्ट में मिल जाता है, इनको अटैक किया मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई पे, और इन्होंने क्या किया, इनकी जो किंगडम है उसको अक्वायर कर लिया इन्वेड करके। अब इससे क्या हुआ,
तो ये इन्होंने रेड किया या फिर इन्वेड किया बोल सकते हैं, अटैक किया पड़ोसी राज्य के ऊपर और रिकग्नाइज किया, और एक लेजिटिमेट मीन है, ठीक है, मतलब लीगल है, ठीक है। उस टाइम पे अगर आपको अपना वेल्थ को इंक्रीज करना था तो आप दूसरे राजा पे अटैक करो, ठीक है, धुआंधार, ठीक है, धुआं धुआं कर दो उनके राज्य को और उनके राज्य को हथिया लो सर। Gradually, some states acquired standing armies and maintained regular bureaucracies. Others continued to depend on militia recruited more often than not from the peasantry. देखो, कुछ जो राज्य थे वो तो इतने ज़्यादा ताकतवर बने, यही चीज़ें कर करके दूसरे किंगडम पे अटैक करके और अक्वायर करके फिर अटैक करके देन नेक्स्ट किंगडम, देन नेक्स्ट किंगडम, फिर ऐसे कर करके इन्होंने जो अपना क्या किया, किंगडम है उसको एक्सपेंड कर दिया, इनका जो टेरिटरी ऑफ रूलिंग है उसको एक्सपेंड करके व्हाट दे ओन्ड समवन एल्सेस टेरिटरी नाउ, और अब वो उस पर राज करते हैं, ठीक है। तो कुछ तो इतने ज़्यादा स्टेट्स अक्वायर कर लिए स्टैंडिंग आर्मी को, किसी किसी ने इतना जीत लिया कि उनके पास अब परमानेंट आर्मी हो गई, ठीक है, ब्यूरोक्रेसी मेंटेन करने लगे। भैया सब चीज़ बदल रहा है धीरे धीरे। कुछ जो राज्य थे वो वहीं पे रहे कि भैया छोटी छोटी आर्मियों पे डिपेंड करते थे एंड वही पुराने जो रूल थे उनको फॉलो करते थे, ठीक है। तो सबसे पावरफुल जो हमें इमर्ज होके आता है हमारे लिए वो है मगध, ठीक है। तो मगध जो है, लेट मी टेल यू, तो 6th से 4th सेंचुरी तक सबसे ज्यादा पावरफुल किंगडम रहते हैं, ठीक है। तो बिटवीन 6th एंड 4th सेंचुरी, ठीक है, मगध became the most powerful महाजनपद। Modern historians explain the development in a variety of ways. तो 6th से 4th सेंचुरी के बीच में जो मगध है वो बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग क्या डायनेस्टी रहता है, स्ट्रॉन्ग किंगडम रहता है, ठीक है। तो क्या होता है अब मगध जो कि करंटली बिहार में है, प्रेजेंट डे बिहार, आज का बिहार, उसको मगध बोलते थे पहले, बहुत ज़्यादा पावरफुल महाजनपद बन गया। बहुत सारे हिस्टोरियंस ने इसके डेवलपमेंट के अलग अलग तरीके बताए कि भैया व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द डेवलपमेंट ऑफ मगध, ठीक है। तो मगध वाज अ रीजन वेयर एग्रीकल्चर वाज स्पेशली प्रोडक्टिव। पहला क्या था कि भैया एग्रीकल्चर बढ़िया है इनका, ठीक है। बिसाइड्स आयरन माइंस वर एक्सेसिबल एंड प्रोवाइडेड रिसोर्सेज फॉर टूल्स एंड वेपन्स। सही बात है। अगर एक बार बताओ, किसी भी किंगडम को, किसी भी कंट्री को ताकतवर बनना है, ठीक है, दे वांट टू स्टैंड इन अ रॉ वेयर ऑल मोस्ट पावरफुल कंट्रीज आर स्टैंडिंग, तो ही शुड बी ओनिंग मोर ऑफ व्हाट वेपन्स, मोर ऑफ इकोनॉमिक वेल्थ एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो इनके पास आयरन माइंस था। अब आयरन माइन से इनके पास क्या टूल्स भी बन सकते हैं और वेपन्स का भी निर्माण हो सकता है। अगर मेरे पास आयरन माइन है तो मैं उसका टूल बना सकूं या हथियार बना सकता हूं, है ना। इनके आर्मी में एलिफेंट्स थे। अब तुम्हें पता है कि एलिफेंट्स कितने पावरफुल होते हैं। अगर वो पागल हो जाए, मतलब अब अगर हम उनको छोड़ दें तो वो तो अकेले क्या क्या कर सकते हैं। तुम देखो ना, इतना बड़ा एनिमल है एलिफेंट। एलिफेंट इज अ लार्ज एनिमल यार, आप खुद ही देखो ना। तो एलिफेंट्स एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ आर्मी। इनके आर्मी में एलिफेंट्स थे। वर फाउंड इन फॉरेस्ट इन दिस रीजन, ठीक है। ऑल्सो द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज प्रोवाइडेड अ मीन ऑफ चीप एंड कन्वीनियंट कम्युनिकेशन। तो भैया इनके पास क्या था, कन्वीनियंट कम्युनिकेशन। कन्वीनियंट वे ऑफ कम्युनिकेशन था।
अब इनके पास ट्रिब्यूटरीज थी, सबसे पहले समझो, गंगा थी, गंगा नदी थी, तो गंगा नदी फर्टाइल सेडिमेंट्स लाएगी जिससे कि एग्रीकल्चर प्रमोट होगा। तो एग्रीकल्चर का रीजन क्या था? ये गंगा नदी, ठीक है। However, early Buddhist and Jaina writers who wrote about the Magadh attributed its power to the policies of individual, ruthlessly ambitious kings of whom Bimbisar, Ajatasattu and Mahapadmananda are the best known, and their ministers who helped implement their policies. बुद्धिस्ट और जैन के जो राइटर्स हैं, बुद्धिस्ट टेक्स्ट और जैन टेक्स्ट के जो राइटर्स हैं, ठीक है, वो कहते हैं, वो एट्रीब्यूट करते हैं, मतलब तारीफ करते हैं इनकी पावर की, इनकी पॉलिसीज की, ठीक है, इनके राजाओं की, ठीक है। अ किंग लाइक बिम्बिसार, हिज सन अजातशत्रु, ठीक है, देन महापद्मनंदा, ठीक है, फाउंडर ऑफ पद्मनंद डायनेस्टी, ठीक है, और उनके मिनिस्टर्स जो उनको बहुत ज़्यादा हेल्प किए इन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने में इनके किंगडम में, ठीक है। इनिशियल वे पे देखा जाए, ठीक है, तो इनका जो किंगडम था वो क्या था? राजगिर, ठीक है, राजगढ़ कहते हैं इनिशियली, जो राजगढ़ टुडे इज राजगीर, इनका कैपिटल था, ठीक है। मगध का इनिशियल कैपिटल क्या था? राजगिर, राजगिर। देन दे शिफ्ट देयर कैपिटल टू पाटलिपुत्र, ठीक है, देन अपना वो कैपिटल शिफ्ट कर लेते हैं पाटलिपुत्र में। एंड वी सी, तो कौन शिफ्ट करता है पाटलिपुत्र में? तो उदयन करके एक राजा थे, उदयन, उन्होंने वो शिफ्ट करते हैं इस किंगडम को। अजातशत्रु के बाद जो आते हैं, ठीक है, तो अजातशत्रु तो प्लान करते हैं कि वी विल शिफ्ट आवर किंगडम टू पाटलिपुत्र, देन हु इम्प्लीमेंट दिस, तो वो व्यक्ति थे उदयन, ठीक है। तो मेन जो देखा जाएगा कि भैया कौन थे पाटलिपुत्र में किंगडम शिफ्ट करने वाले, तो वो थे उदयन। Interestingly, the old name means house of the king. अब राजगीर, राजगढ़ का मतलब क्या था? हाउस ऑफ अ किंग, ठीक है, हाउस ऑफ द किंग। अब भैया नाम ही इनके कैपिटल का ये है, हाउस ऑफ द किंग, तो राज कहाँ ही करेगा राजा। So Rajgarh was a fortified settlement located among hills. Later in the 4th century BC, the capital was shifted to Patliputra, present-day Patna, commanding routes of communication along the Ganga. मैंने बोला सारे किंगडम फोर्टिफाइड होते थे, जस्ट लाइक राजगिरी, तो राजगिरी भी फोर्टिफाइड था, ठीक है। बट वी सी कि ये जो राजगिरी का जो इनका फोर्ट है वो हिल्स के अंदर है, वहाँ पे भैया पहाड़ है। लेटर ऑन 4th century BC में दे शिफ्ट देयर किंगडम, 4th BC में व्हाट वी सी कि दे शिफ्ट देयर किंगडम टू पाटलिपुत्र, ठीक है। पाटलिपुत्र से रूट्स इजी हो जाते थे, गंगा और नदी का जो रीच है हमारे लिए, गंगा और नदी के लिए जो रीच है वो इजी हो जाता था, गंगा और उसके ट्रिब्यूटरीज से पहुंचना। तो सबसे पहला अंपायर, अब थोड़ा इनके बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो मगध के बारे में पढ़ने से पहले, ठीक है, मैं आपको कुछ डायनेस्टीज के नाम लिखवा दूं, ठीक है। तो वो डायनेस्टीज कुछ ऐसे हैं। सबसे पहले आता है हरण्यक डायनेस्टी। इसमें आपको जो बिंबिसार और जो अजातशत्रु हैं वो इसी के हैं, ठीक है। उससे पहले इनके पिताजी थे, ठीक है। तो बिंबिसार, अजातशत्रु, ठीक है। और उसके बाद आता है शिशुनाग डायनेस्टी, फिर आता है नंद डायनेस्टी, देन आता है मौर्य डायनेस्टी, ठीक है। तो हम मौर्य डायनेस्टी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आओ, तो मौर्य डायनेस्टी का जो फाउंडेशन है वो कौन रखता है? तो वो रखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। अब रखते कैसे हैं उसकी कहानी जरा सुनो, इसमें नहीं दे रखा। तो होता कुछ यूं है कि ग्रीस के जो लोग होते हैं वो टुवर्ड्स पाटलिपुत्र बढ़ रहे होते हैं, ठीक है। तो अलेक्जेंडर का नाम सुना होगा तुमने। तो अलेक्जेंडर आता है इधर में सतलज साइड, आक्रमण करता है।
तो इसी बात को लेकर तक्षशिला में एक टीचर थे जिनका नाम था चाणक्य। तो चाणक्य इस बात को लेकर जाते हैं धनानंद के पास, नंद डायनेस्टी के रूलर धनानंद के पास जाते हैं, लास्ट रूलर ऑफ नंद डायनेस्टी। धनानंद के पास जाते हैं, उनको बोलते हैं कि यार देखो ऐसी ऐसी बात है, इधर से लोग आ रहे हैं, थोड़ा बच के रहना। एंड ही इज लाइक अरे थोड़ा बेइज्जती कर दी होगी। देन उन्होंने प्रण लिया कि यार बस हो गया भाई, बेइज्जती हो गई, अब तो खत्म, तेरा कहानी खत्म है। तो ऑन हिज वे टू तक्षशिला ही सॉ किड, ठीक है, एंड ही वाज चंद्रगुप्त मौर्य। सो व्हाट ही डिड, ही ट्रेन्ड चंद्रगुप्त मौर्य, एंड उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को ट्रेनिंग दी और चंद्रगुप्त मौर्य ने भाई बैंड बजा दी उनकी, है ना। तो ऐसा ही होता है। तो ये स्टोरी है चंद्रगुप्त मौर्य से पहले, ठीक है। और मौर्य डायनेस्टी वाज सो पावरफुल, अभी तो पता चल ही जाएगा, ठीक है। एन अर्ली एम्पायर, तो द ग्रोथ ऑफ मगध कल्मिनेटेड इन द इमर्जेंस ऑफ द मौर्यन एम्पायर। सबसे ज्यादा जो इनका ग्रोथ हुआ मौर्यन एम्पायर का, वो चंद्रगुप्त मौर्य, वो मौर्य डायनेस्टी के अंदर ही हुआ, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य वाज फाउंडर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी अराउंड 321 BCE। कई सारी बुकों में 325 BCE भी लिखा हुआ है, तो डेट इज नॉट द कंसर्न, आपको ये याद करना है। एक्सटेंडेड कंट्रोल फॉर as far as northward as Afghanistan and Balochistan, and his grandson Ashoka, gradually most famous ruler of early India, conquered Kalinga, present day coastal Odisha, ठीक है। तो जो हमारे चंद्रगुप्त मौर्य हैं वो अपना अंपायर बालूचिस्तान और अफगानिस्तान तक पहुंचाते हैं, ठीक है, फ्रॉम पाटलिपुत्रा। अगर ये दिखाऊं मैप बना के दिखाऊं तो ये यहाँ पे पाटलिपुत्र और ये पूरा एरिया यहाँ तक, ठीक है। तो ये उनका अंपायर था मिस्टर चंद्रगुप्त मौर्य जी का, ठीक है। देन हिज ग्रैंडसन, ठीक है, ग्रैंडसन एंड द सन ऑफ बिंदुसार अशोका, ठीक है, अशोका के, ठीक है। एंड व्हाट ही डिड, ही कनकर्ड कलिंगा। कलिंगा was a route for साउथ इंडिया, साउथ इंडिया में जाने के लिए कलिंगा जो रूट है उसका, चलो ठीक है। तो प्रेजेंट डे कोस्टल उड़ीसा वाले एरिया को, ठीक है। तो कलिंगा वाला ही जो लास्ट वॉर है इनका, कलिंगा जो लास्ट वॉर होता है हमारे अशोका जी का, अशोका और प्रियदर्शी का, ठीक है, इनका लास्ट वॉर होता है। देन ही डिसाइडेड टू put his sword to the ground and he never ever touched that again। तो उन्होंने वहां से लड़ाई छोड़ दिया। फिर धीरे धीरे he started he was attracted toward Buddhism and in the end he accepted Buddhism, है ना। This is the story, ठीक है। So let's do one thing कि हम भैया ये अर्ली अंपायर वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये एक मिनट, तो जो अर्ली अंपायर ये जो है ये वी विल डू इट इन अ सेकेंड पार्ट, ठीक है, सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो। तब तक के लिए सही बच्चों सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और यार तुम लोग कर लिया करो यार, लाइक कर देना और कमेंट कर देना, और हाँ ज़्यादा अच्छा लगे तो शेयर मार देना, ठीक है। तब तक के लिए सही बच्चों को जय हिंद।